नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप जैसे जानते हैं कि मैं अपनी अभी पॉलिटिकल एनालिसिस सीरीज चालू रखी है, जिसके अंदर हम लोकसभा 2024 के हिसाब से जो इलेक्शंस के ऊपर के मेजर मुद्दे हैं, मेजर टॉपिक्स है, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स है, या साथ साथ इनके एनालिसिस कर रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ओवरऑल प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ लोकसभा 2024। तो हम इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन पॉइंट्स चल रहा है और आज का मेरा टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न वो अवार्ड है जो भारत के देशवासियों को, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए अपना सर्वोच्च दिया हो, जिन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान दिया हो भारत के उत्थान के लिए, वो चाहे साइंस फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या फिर अपना स्पोर्ट्स फील्ड हो, उस सब में जिन्होंने भी सर्वोच्च योगदान दिया है उनको भारत रत्न दिया जाता है। वो भी जो रूलिंग पार्टीज होती है वो अपने हिसाब से उसके ऊपर सारे पैमाने सेट होते हैं, वो पैमानों के ऊपर उनका सिलेक्शन किया जाता है। पूर्व में हम जैसे जानते हैं कि भारत रत्न हमारे बहुत से मेजर फ्रीडम फाइटर्स और वो लोगों को दिया गया है जिन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई देश की, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज के इस दृश्य में, 2024 के इलेक्शन के दृश्य में भारत रत्न का इतना इफेक्ट क्यों है और क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा पॉइंट है कि जो आज तक के भारतवर्ष के इतिहास में नहीं हुआ वो इस वर्ष के इतिहास में हुआ। एक ही साल में एक ही साथ 5 भारत रत्न दिए गए, वो भी 5 भारत रत्न ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया और जिनके लिए भारत रत्न की मांग बहुत समय से हो रही थी, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज या फिर सब अपने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स बोलिए या कोई भी चीज बोलिए या अपोजिशन बोलिए अपना विचारधारा से, इसके लिए वो कभी उन लोगों को सम्मानित नहीं किया गया जो जिसके वो हकदार थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला भारत रत्न 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे। कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान क्या रहा है भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं बिहार से और बिहार एक अति बीमारू राज्य था 1970-1980 के दशक में। अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी, प्रोमिनेंट थी, और उसपे से भी सबसे बड़ी चीज थी जात पात और जाति। और यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट आता है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और इन लोगों की बिहार की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं दबे कुचले वर्ग में ही कहलाते रहे। उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए नहीं थी, उनके लिए कोई रिफॉर्म्स करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, कोई उनके पॉइंट्स उठाते भी थे तो कोई इतने स्ट्रांगली नहीं उठाता पाते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो एक जैसे जानते हैं लोग कि कर्पूरी ठाकुर जी एक चैंपियन रहे हैं वो ही अति पिछड़ा वर्ग और दबे कुचले लोगों का, जैसे अभी आज की पॉलिटिकल भाषा में बोला जाता है दबे कुचले वर्ग। तो दबे कुचले वर्ग का सबसे बड़े उत्थान या उनके सबसे ज्यादा बातों के लिए, उनके सबसे ज्यादा परेशानियों को प्रमुखता से प्रखर पे पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेके आने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। और कर्पूरी ठाकुर जी बेसिकली बिहार से थे, तो बिहार में इनका सबसे बड़ा योगदान माना गया। बिहार के अलावा भी बाकी जगह और जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज है, जैसे JDU, RJD में JDU लेड बाय नीतीश कुमार एंड RJD बाय लालू प्रसाद, ये लोग सब कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आइडल मानते हैं। ये लोग सब उन्हीं के शिष्य कहलाते हैं और उन्हीं से ये सब पार्टियां अलग अलग करके निकली है। तो ये बिहार में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ साथ इन्हें लोग बहुत पॉपुलरली इन्हें
जननायक कहते हैं, जननायक की उपाधि दी गई है। साथ साथ ये लीडर ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड पीपल, जैसा मैंने आपको बताया कि एक अति पिछड़ा वर्ग जो इनके लीडर रहे हैं, और एंड्यूरिंग एफर्ट्स ऑफ द चैनल। तो ऐसा क्या बात हुई कि मोदी गवर्नमेंट ने, वो भी इलेक्शन ईयर में, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। भारत रत्न तो कर्पूरी ठाकुर जी का हक था और उन्हें तो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था, पर उन्हें अभी क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी अपनी, या एनडीए अलायंस बोलो, वो अपनी एक पॉलिटिक्स ट्राई कर रही है। वो ये ट्राई कर रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को वोट भारत रत्न देके जो माइनॉरिटी फैक्टर है, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो फैक्टर्स है, जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें हम, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न देके उन लोगों तक के जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन सभी तक ये मैसेज देना का काम करने की कोशिश की गई है एनडीए के थ्रू कि कर्पूरी ठाकुर जी एक सामान्य, एक वेरी सम्मानित लीडर है, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, भले ही वो हमारी पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट हो या उनका हमारे विचारधारा के साथ मेल ना हो, पर हम उन्हें सम्मानित करें। इसका मतलब ये है कि हम आपकी सबकी आवाज सुन रहे हैं, हम आपके सबके लिए खड़े हैं। यही एक कारण है कि कर्पूरी ठाकुर जी को ऐसा दिखता है कि एनडीए गवर्नमेंट ने ये उन्हें भारत रत्न दिया है, वो भी इलेक्शन ईयर में। तो इसके तहत एनडीए गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि मंडल की राजनीति, जो मंडल राजनीति करते थे, मंडल की राजनीति को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई। अब आते हैं हमारे दूसरे भारत रत्न 2024 के, इसमें दूसरे भारत रत्न दिया गया। अगेन द पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, द पर्सन बिहाइंड द राम मंदिर मूवमेंट, ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी के पितामह कहलाते हैं, जो बीजेपी को, यानी जो बीजेपी 2 सीट पे थी लोकसभा में 1980-1990 के दशक में, जहां बीजेपी की सिर्फ लोकसभा में 2 सीटें हुआ करती थी, वो 2 सीटों से 303 सीट 2019 के इलेक्शन तक की लाने के लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट या सबसे बड़ा पॉइंट किसको जाता है, तो वो है एल के आडवाणी जी को। एल के आडवाणी जी वो पर्सन है जिन्होंने पूरी तरीके से राम मंदिर मूवमेंट के लिए अपनी जान लगा दी। उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट के लिए रथ यात्रा किया 1990 में। उसी तरह वही यात्रा का फलस्वरूप रहा कि एक प्रकार से एक मूवमेंट रेडी हो गया कि राम मंदिर के लिए हर घर से लोग जाने लगे। राम मंदिर के लिए हर एक हिंदुओं के भावनाओं को उन्होंने टच किया, और वही स्वरूप था कि 1992 में यही कारण रहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बहुत लंबी कानूनन लड़ाई चली, और कानूनन लड़ाई में 2019 में जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि नहीं, जो जगह है वो राम लाला को दी जाए, और उसके बाद वहां पे एक भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, जिसका अनावरण अभी 2022 में किया गया, 2024 में किया गया, 22 जनवरी 2024 को किया गया। तो इसी के लिए ये कारण, इसमें जो एनडीए ने एक पार्ट बनाया है, वो तो एक पार्ट था ही कि उन्हें अपने गॉडफादर या अपने पितामह को तो उनको अवार्ड करना ही था। जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को किया था, वैसा ही था कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनको अवार्ड आज नहीं तो कल देना ही था, और उन्होंने अभी का ही समय क्यों चूज किया। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिक्स में हर चीज टाइमिंग का खेल है। एल के आडवाणी को अभी के समय में इलेक्शन ईयर में जस्ट कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के एक हफ्ते के अंदर एल के आडवाणी जी को भारत रत्न देने का महत्व एक ही चीज थी, वो है कमंडल की राजनीति। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मंडल की राजनीति की गई, राजनीति को साधा गया, तो एल के आडवाणी जी के साथ कमंडल की राजनीति को साधा गया। कमंडल की राजनीति में जो मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी की जो बात करते हैं, जो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो सकता है या एनडीए के साथ कंसोलिडेट हो सकता है,
तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी हो जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो एक्चुअल में सेंटर में रूल कर रही हो, वो हमेशा यही चाहती है कि उनका वोट बैंक साधारण है, उनका वोट बैंक कहीं छिटके नहीं। तो उसके लिए वो अलग अलग प्रयास करते हैं। तो यही एक प्रयास एनडीए ने भी किया है शायद, जिसके तहत उन्होंने कमंडल को साधा, वो भी भारत रत्न देकर, भारत रत्न एल.के. आडवाणी जी को देके। अब आते हैं हम तीसरे भारत रत्न पे। तीसरे भारत रत्न, जो कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही साल में 5 भारत रत्न दिए गए, और वो तीसरे भारत रत्न दिए गए हैं कांग्रेस के एक्स पीएम, कांग्रेस सीपीएम को भारत रत्न दिया गया पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे नॉन गांधी फैमिली, नॉन नेहरू फैमिली के कांग्रेस लीडर है, जिन्होंने 5 साल का प्राइम मिनिस्टर का पूरा कैरियर कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात कि उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, उनकी गवर्नमेंट तो कभी मेजॉरिटी थी नहीं, पर तब भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में उन्होंने ये काम किया था। बट उससे भी सबसे बड़ी बात कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न क्यों दिया? पीवी नरसिम्हा राव इज नोन फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 तक के, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी भयंकर तरीके से चरमरा गई थी कि हमें एफडीआईज नहीं हो रहे थे। हमारे देश में कोई भी वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी निवेशक निवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज के साथ साथ उन्होंने कोई भी नई इंडस्ट्री आके ऐसे ही हमारे देश में निवेश नहीं कर सकती थी। तो यही कारण था कि पीवी नरसिम्हा राव इज नोन एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक, क्या बोल सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक मींस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। दैट इज द रीजन कि पीवी नरसिम्हा राव को, और उससे तरीके से ये भी कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव वाज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो एनीवे ऐसा होता है कंट्री में, हमारे देश में ऐसी बात है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर है तो यू ओन एवरीथिंग, यू आर द पर्सन हु हैव टू टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी। तो पीवी नरसिम्हा राव जी को वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ी, और पीवी नरसिम्हा राव इज नोन फॉर दैट इशू। तो उसके लिए कुछ वो नहीं बोलेंगे, पर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव के कारण कांग्रेस यूपी कांग्रेस से हाथ से निकल गई। क्योंकि सही बात भी है कि जब पीवी नरसिम्हा राव 1992 में देश के प्रधानमंत्री है, और कल्याण सिंह जी 1992 में यूपी के चीफ मिनिस्टर, कल्याण सिंह जी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं। उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा है, और तो कोई भी यही था कि नहीं, इसमें कांग्रेस की भी मिलीभगत हो सकती है, इसमें बीजेपी तो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। तो बीजेपी को तो टेंशन नहीं था, बीजेपी को ये था ही नहीं कि हम नहीं कर रहे। बीजेपी के जैसे एल.के. आडवाणी हो गए, या फिर बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने खुद बोला है कि हाँ, हम बाबरी मस्जिद विध्वंस में रहे हैं, या हम राम मंदिर मूवमेंट में, हम राम मंदिर बनाएंगे। बट ऐसा बात इनके साथ नहीं था। इनके साथ नरसिम्हा राव जी के साथ ऐसा था कि उन्हें माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बहुत थी उनके पास माइनॉरिटी वोट बैंक थे, जैसे मुस्लिम वोट बैंक, बाकी भी वोट बैंक है जो एक पार्टी को लगता है। तो ये वोट बैंक कहीं ना कहीं 1992 की घटना के बाद ये कांग्रेस से छिटक गया पूरे यूपी में। और ये बात के सब लोग जानते हैं कि यूपी 1992 के बाद कभी कांग्रेस के हाथ में नहीं है, और कांग्रेस को यूपी से कभी भी 50 सीटों के ऊपर की सीटें कभी नहीं मिली लोकसभा में। तो यही बात है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जहां से जिसके पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वो पीएम जो इवन सोनिया गांधी, राहुल गांधी फैमिली का बेस्टियन कहलाता है यूपी, वहां से उनकी इतनी बुरी हालत हुई।
इसके लिए भी कांग्रेस थोड़ा नरसिम्हा राव जी से नाखुश रही है, बट फिर बीजेपी ने क्यों उन्हें बहाल कर दी? बीजेपी ने, एनडीए ने दो चीज, एक तीर से दो निशाने किए। एक तो उन्होंने जो तीसरा एंड फैक्टर है मॉनेटरी मींस पैसा, वो फैक्टर को टारगेट करने की कोशिश की कि इसमें इस टाइप से इंडस्ट्रियलिस्ट को, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी आती है जो इंडस्ट्री को या बिजनेस को सपोर्ट करती है और ऐसे हमारे कोई पीएम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उसमें उनको प्रोत्साहन देंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम कभी भी कैपिटलिस्ट सोच से नीचे नहीं आएंगे। तो इससे इन्होंने तीसरा फैक्टर को टारगेट किया, वो था मॉनेटरी फैक्टर। और दूसरी जो बात थी, कांग्रेस ने, जिसने ऑलमोस्ट नरसिम्हा राव जी को डिसोन कर दिया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। बहुत से कांग्रेस के जैसे मनीशंकर सब लोग ने कहा है, नहीं मनीशंकर जी ने नहीं, पर कांग्रेस के बहुत से ऐसे लीडर्स है जो कहते हैं कि नरसिम्हा राव वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, जबकि वो कांग्रेस के थे, बट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी ऐसा कहते हैं। तो इसके कारण उसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो यही कारण है कि कांग्रेस की दुखती नस पे हाथ रख दिया था बीजेपी ने, यही कारण है। तो बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए, वो भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव जी को देखे। तो अब आते हैं चौथे ऐसे पर्सन जो कि नॉन पॉलिटिकल है, जो एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम तो जब पैदा भी नहीं हुए तो उनके बारे में जैसे हम पढ़ते आ रहे, देख रहे हैं, तो एमएस स्वामीनाथन वाज द पर्सन बिहाइंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जो देश, और ये कांग्रेस के साथ भी काम किए हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी काम किए, इनका कहीं से भी कोई कंपैटिबल का इशू नहीं था, इन्होंने सबके साथ काम किया। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि फार्मर्स के लिए जो इंडिया, जो देश 1970-1975 तक के विदेशों से पूरा का पूरा अनाज इंपोर्ट करता था, अपने घर की भूख भी मिटा नहीं पाता था, लोगों को पता नहीं था कि किस टाइप से फार्मिंग रिवॉल्यूशन किया जा सकता है, फार्मिंग में अलग अलग चीजें की जा सकती है, खेती में कैसे बढ़ावा बनाया जा सकता है। वहां पे एमएस स्वामीनाथन जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की, ऐसी रिसर्च फार्मिंग के प्रोसेस में की, जिसके तहत एक पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हो गया, जहां पे कंट्री आज बोले तो अनाज डिफिशियंसी से अनाज सरप्लस में आ गया, यानी बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पे पैदावार बहुत कम थी, वहां आज पैदावार इतनी अधिक है कि हम हमारे पूरे देश की पूरी पब्लिक की भूख मिटा सकते हैं और बाहर के देशों की भी भूख मिटा सकते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे, वो क्यों हो पा रहा है? वो यही कारण है कि कहीं ना कहीं फार्मिंग में जो रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि ये बात एक और चीज समझनी जरूरी है कि देश का जो पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा। कि नहीं हम बोलेंगे नहीं यार तो अनाज पैदा करने लग गए तो देश का पॉपुलेशन तो स्थिर था तो ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है। देश का पॉपुलेशन आज 1970 में जहाँ 70 करोड़ के आसपास था, वो आज 2024 में हम लोग ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास है। तो यही कारण है कि पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, पर उसके साथ साथ पर फूड भी आ रहा है। तो यही कारण है एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का कारण, जो मुझे समझ में आता है कि एनडीए के थ्रू दिया गया है, वो इसके कारण दिया गया है क्योंकि अभी के इसमें फार्मर्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उनके पेन पॉइंट्स बहुत बड़े हैं फार्मर्स के, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अनाज की मंडियां में अनाज नहीं बिक रहा, बहुत ज्यादा काटकसरी हो रही है। तो उसके कारण फार्मर्स के जो मेजर इश्यूज थे, फार्मर्स सबसे ज्यादा जिन्हें अन्नदाता भी करते हैं इंडिया में, तो ये लोग पूरे देश की इकोनॉमिक्स को चलाते हैं। फार्मर्स एक तरह से हमारी जीडीपी में भी वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज आर
65%, मोर देन 65%। तो यही कारण है कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर एक मैसेज देने की कोशिश किया गया है एनडीए के थ्रू कि हम किसान भाइयों, किसान और मजदूर भाइयों, हम आपके साथ हैं। आपके लिए जिन्होंने भी जो भी सजेशंस दिए हैं, हम वो सजेशंस पे भी काम करते हैं। इसी के कारण हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यही है कि इसके तहत एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का एक कारण ये भी है कि जो किसान बीजेपी से दूर हो सकते थे, उनको वापस लाने की कोशिश की गई। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भारत रत्न पे, वो है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी अगेन अ फार्मर लीडर, जाट लीडर, जिनकी सबसे ज्यादा पैठ बोला जाए तो जाट कम्युनिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग पैठ है। साथ साथ फार्मर्स के सबसे बड़े, अगर हम बोल सकते हैं कि इश्यूज को कोई सबसे ज्यादा आगे रख पाया है तो वो है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का मेरा आकलन है वो है कि चौधरी चरण सिंह जी को इसीलिए दिया गया है कि अगेन जो फार्मर्स के जो 3 लॉज लेके आई थी बीजेपी ने, 3 लॉज ऑफ फार्मिंग, जिसको रिपील करना पड़ा मोदी जी को देश के सामने संबोधन करने के बाद, वो भी 1 साल के लंबे आंदोलन के बाद, उसकी वो जो आंदोलन हुआ फार्म लॉज के लिए, वो आंदोलन ने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि फार्मर्स के बीच में, जाट्स के बीच में और मेजरली अगर हम देखे जाए तो नॉर्थ इंडिया के बीच में, उनकी छवि को बहुत दुर्बल कर दी। उसमें ये छवि जाने लगी कि ये गवर्नमेंट तो अडानी अंबानी की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो किसानों के हितैषी नहीं है, कोई भी आएगा किसान की जमीन लेके चले जाएगा, अनज। तो बीजेपी नहीं चाहती या एनडीए नहीं चाहता है मेरे हिसाब से कि उनका मैसेज, उनका जो पॉलिटिकल बेस है, जो उनके वोटर्स है 2019 तक के, वो कहीं छिपके। इसीलिए उन्होंने जाट लीडर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। इससे उन्होंने अगेन वही 2 निशान, एक तीर से 2 निशाने मारे। पहला तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि हम फार्मर के हितैषी हैं, हम फार्मर्स के साथ हैं, और आपके जो लीडर्स हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ आवाज उठाई है, जिन्होंने भी आपके लिए सब किया है, हम उनके सम्मानित करते हैं। साथ साथ उसी के साथ उन्होंने दूसरा एक तीर मारा है, वो है जयंत चौधरी को एंड इंडिया अलायंस में लेके आने का, सॉरी एनडीए अलायंस में। हाँ दीदी, हाँ दीदी वो बंदा है, मैं आपको कल सुबह तक के दे दे, चलेगा क्या? मैं कल सुबह आपको बाय 12 o'clock आपको दोनों इन्विटेशन मिल जाएगी। हाँ मैं आपको कल सुबह तक के या आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो दूसरा निशान है। दूसरा निशान क्या है? पहला निशान जैसे आपको बताया कि फार्मर्स को मैसेजिंग की गई। सेकंड था इंडिया अलायंस पे चोट करना। बीजेपी अभी जानती है एनडीए, ये बहुत से पॉलिटिकल पंडित बोल रहे हैं, बहुत सारे एनालिसिस डेटास भी आ रहे हैं कि बीजेपी को एज है यूपी में बिकॉज ऑफ राम मंदिर बन गया है, तो बीजेपी को एज है, तो बीजेपी ऑलमोस्ट वहां पे हर सीट जीत सकती है, या ऑलमोस्ट 90% सीटें जीत के आएगी। पर बीजेपी ने जयंत चौधरी को लेकर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी चोट। इंडिया अलायंस में कैसे चोट हुई कि इंडिया अलायंस जो अपने आप को 28 दलों का एक बड़ा अलायंस बता रहा है था कि जो बीजेपी को टक्कर देगा, जो मोदी को टक्कर देंगे, वो अलायंस में बिखराव खड़ा कर दिया। अगर आप देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार को इन्होंने एनडीए में शामिल करवा दिया, इंडिया अलायंस को एक चोट पहुंचा दी बिहार में।
दूसरी चोट उन्होंने इंडिया अलायंस की खुद के ही प्रॉब्लम्स के कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गेम वो नहीं जमा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं जमा, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में भी ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि हम 7 के 7 सीटों पे लड़ेंगे और हरियाणा में भी हम लड़ेंगे 10 के 10। तो इससे एक वो हो गया, बंगाल में अलग चालू हो गया। तो इस कारण से जो एक और जो बड़ी चोट दी जा सकती थी, जो बिखराव दिखा सकते थे, वो था जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल, एनडीए में शामिल करना। जयंत चौधरी की पार्टी ऑलरेडी एनडीए में शामिल होने जा रही है, जिसके तहत क्या हो गया कि पूरी तरीके से जाट लीडर्स और फार्मर्स में ये मैसेज देना कि हमने आपके लीडर को भी सम्मानित किया और आपके जो पार्टी जो आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है, जो वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावी है और हरियाणा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, हम आपके लीडर्स को अपने साथ ला रहे हैं, उनको उतना ही वो बोलते हैं उतना ही सम्मान दे जाए जितना जरूरी है, जितना देना जरूरी था, जो उनको सम्मान इंडिया अलायंस में नहीं मिलता था। तो इसी तरह ये जो 5 भी भारत रत्न दिए गए, मेरा मानना है कि ये पूरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भारत रत्न है, पर भारत रत्न जरूरी भी है। ये 5 भी हस्तियां एक अपने अपने फील्ड में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ इतने बड़े योगदान दिए हैं कि 5 हस्तियों को देना जरूरी भी था। वो आज नहीं तो कल दिया जाता, बट अगेन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग का ही खेल है और टाइमिंग पे ही बीजेपी ने अपना, एनडीए ने अपना पत्ते खोले। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि कैसे 5 भारत रत्न पे पॉलिटिक्स देखी जा सकती है। आगे मैं इसमें एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें और कौन से प्रोबेबल्स हो सकते हैं कि जो भारत रत्न दिए जा सकते हैं, और बाद में मेरा कांग्रेस की न्याय यात्रा पे भी वीडियो आ रहा है और फिर स्टेट वाइज पॉलिटिकल एनालिसिस के भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज डू लाइक माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।